हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज इस वीडियो लेक्चर में हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं ये तो आपको पता ही चल गया होगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम जैव प्रक्रम के जो लास्ट सबसे भाग है, चौथा भाग है आपका उत्सर्जन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो कि क्या हो सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, इन प्रश्नों को पेपर में जरूर से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसको पूरे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी इनसे। ठीक, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आ गया कि रुधिर अपोहन से आप क्या समझते हैं, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसका आंसर कैसे लिखेंगे भाई साहब, इसको भी देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ऐसे हेडिंग डालेंगे, रुधिर अपोहन हीमियोडायलिसिस। एनसीईआरटी में आपको सिर्फ अपोहन ही लिखा है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे देख लेते हैं कि उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। ठीक है ना, इससे शरीर में अपशिष्ट विषैले पदार्थ संचित हो जाते हैं जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इतना बात क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा और क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखेंगे, रुधिर में एकत्र व्यर्थ उत्सर्जित पदार्थों को कृत्रिम वृक्क की सहायता से पृथक करने को रुधिर अपोहन कहते हैं। अपोहन मशीन को कृत्रिम वृक्क कहते हैं। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि हम लोग देख लेंगे, क्रियाविधि क्या होती है। अब इसमें ऐसे होता है कि भाई साहब, कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम आस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है या नलिकाओं से बनी होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं में प्रवाहित करते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर को वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर है कि इनमें कोई पुनरावशोषण नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी डायलिसिस होती है। आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक में जरूर ही देखा होगा ये वाला फिगर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक फिगर जो दिया गया है, आपने एनसीईआरटी बुक में जरूर ही देखा होगा। ऐसे ऐसी क्या होती है, आपकी डायलिसिस की जाती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है कि वृक्काणु का चित्र बनाते हुए मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, ऐसे क्या कि आपका क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन देखिए एक तरीके से और पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, वृक्काणु या नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है आपका। ठीक है ना, तो इसका देखिएगा दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो सबसे पहले हम देख देते हैं वृक्काणु का चित्र। इसको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा बार बार, तभी क्या कर पाएंगे आप लोग, पेपर में बना पाएंगे फाइनली। तो इसको क्या करेंगे, अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे और जितने नाम इसमें दिए गए हैं वो सारे नाम क्या कर लेंगे, आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। तो इसमें हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे कि वृक्क के नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि निम्न चरणों में पूर्ण होती है। वो कौन कौन से चरण हैं उसको भी क्या करेंगे, हेडिंग वाइज देख लेंगे। देखिए पहला चरण होता है आपका परानिस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या होगा भाई साहब, तो हम इसमें कुछ ऐसे ही लिख देंगे कि केशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं या केशिकाओं में जितना रुधिर अभिवाही धमनिका से आता है उतना ही अपवाही धमनिका से नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे, इसको आपने पढ़ा भी होगा। फिर उसमें ऐसे आगे लिख देंगे, इसके फलस्वरूप केशिकाओं में रुधिर दाब बढ़ जाता है जिससे रुधिर का तरल भाग छन कर बोमेन संपुट में आ जाता है। बोमेन संपुट में क्या होगा, वो छन कर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा भाई साहब, यह छना हुआ तरल नेफ्रिक निस्यंद या ग्लोमेरुलर निस्यंद कहलाता है। इसमें यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज तथा अनेक लवण होते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया क्या, परानिस्यंदन। दूसरा प्रोसेस होता है चयनात्मक पुनरावशोषण या वर्णात्मक पुनरावशोषण, सेलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन। तो इसको देख लेते हैं भाई साहब। इसमें ऐसे लिख देंगे कि वृक्क में परानिस्यंदन द्वारा लगभग 150 से 180 लीटर नेफ्रिन निस्यंद या आरंभिक निस्यंद प्राप्त होता है, जिसमें से मात्र 1 से 2 लीटर ही मूत्र के रूप में उत्सर्जित होता है तथा शेष भाग हेले लूप में ही अवशोषित कर लिया जाता है या हो जाता है। ठीक है,
इस क्रिया में महत्वपूर्ण तत्व जैसे ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि पुनः रुधिर में पहुंचा दिए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, 2 चरण पूरा हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट चरण क्या होता है। ये लास्ट क्या होता है आपका, ये लास्ट होता है। ठीक है ना, क्या होता है, वायकीय स्रावण, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इसमें कुछ ऐसे कर देंगे कि चयनात्मक पुनरावशोषण से बचे हुए हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों का वृक्क नलिकाओं की समीपस्थ तथा दूरस्थ भाग द्वारा संग्रह नलिका में पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, वायकीय स्रावण कहते हैं। ठीक है ना, वायकीय स्रावण को आपको पता चलेगा किसे कहते हैं। फिर इसमें आगे हम थोड़ा सा और लिखेंगे ऐसे कि शेष छना हुआ तरल मूत्र कहलाता है, जो समूह नलिकाओं से होता हुआ मूत्राशय में एकत्र होता रहता है। तो इस प्रकार क्या होगा, आपका मूत्र निर्माण क्रियाविधि पूर्ण होती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादपों में होने वाले उत्सर्जन पर प्रकाश डालिए, यानी पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है उसके बारे में क्या करना है, बताना है। तो चलिए देख लेते हैं भाई साहब। इसमें पहला हेडिंग हो जाएगा पादपों में उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो इसमें ऐसे लिख देंगे कि प्राणियों की भांति पादप भी अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। क्या कि जो कि निम्न प्रकार है। पहला कैसे करते हैं भाई साहब, गैस अपशिष्ट उत्पाद, गैस अपशिष्ट उत्पाद, ठीक है, यानी कि गैस के रूप में। कैसे, पादपों में गैसीय अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन पत्ती में उपस्थित रंध्रों तथा तनों में उपस्थित वात रंध्रों से होता है। ये गैसीय अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं। तरल अपशिष्ट उत्पाद ये क्या होते हैं भाई साहब, इनके बारे में भी देख लीजिए। कह रहा है कि कुछ पादपों में अतिरिक्त जल का निष्कासन रंध्रों से जल वाष्प द्वारा और कुछ पादपों में जल रंध्रों से बूंदों के रूप में निष्कासित होता है। ठीक है ना, और आप एक छोटी सी प्रोसेस और जानते होंगे कि बूंदों के रूप में जल का निकलना क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। तो इसको आप जानते ही होंगे, तो हम उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे तीसरे वाले में यानी कि ठोस अपशिष्ट उत्पाद में ऐसे हो जाएगा, कुछ अपशिष्ट उत्पाद पौधों से गिरने वाली पत्तियों और वृक्ष की छाल में भी संचित रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। और अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा नेक्स्ट। और इसमें नेक्स्ट ऐसे लिख देंगे कि पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों का अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, आपके ठोस अपशिष्ट उत्पाद में इतने पॉइंट्स हो गए जो कि आप क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो इनको क्या करिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आपके उत्सर्जन में इतने ही क्वेश्चन क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो क्या कर सकते हैं, पेपर में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक जय प्रकरण के पहले और दूसरे और तीसरे भाग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में नहीं देखा है वाली वीडियो, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है ना, वहाँ से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है ना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए। तो आप लोगों से बस इतना ही गुजारिश है यार, अगर अच्छी लगती वीडियो तो लाइक कर दिया करो। सब्सक्राइब करें या ना करें तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन लाइक कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।